कि 1940 अगस्त ऑफर, ब्रिटेन के द्वारा भेजे गए अधिनियम, सारे ही अधिनियम ब्रिटेन ने भेजे थे भाई, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा भेजे गए वो अधिनियम जिसके कारण कोऑर्डिनेशन स्थापित हो पाया था किस किस के मध्य, कांग्रेस के मध्य और अपनी जो ये ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसके मध्य। तो हेडिंग आप डाल लेंगे फटाफट से। टॉपिक है हमारा अगस्त ऑफर 1940 है भाई। ये लीजिए, ये लास्ट स्लाइड थी जो हमने यूज करी थी, और इस लास्ट स्लाइड में हम बात जो करने वाले थे वो क्या था जी, अगस्त ऑफर 1940। ठीक है, तो हेडिंग भैया डाल लीजिए, अगस्त ऑफर 1940 विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। चलो भाई स्टार्ट करें। अगस्त ऑफर 1940। और बताओ कैसे हो आप लोग। अगस्त ऑफर 1940। एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत के अंदर जो अगस्त ऑफर भेजा गया, जब भारत के अंदर अगस्त ऑफर भेजा गया उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो आप बताएंगे कि जब ये भेजा गया ना तो इस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे वो कौन थे, ब्रिटेन के पीएम बताएंगे आप। तो ब्रिटेन के पीएम का नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल नाम था, विंस्टन। अच्छा से आदि बनेगी, विंस्टन, विंस्टन। क्लियर बात है जी हाँ। अगस्त ऑफर को भारत में क्यों भेजा गया, ठीक है चलिए। अरे कोई बड़ा मैटर नहीं हुआ, तुम्हें लग रहा है कि मेरे होती हुए यहाँ कोई मैटर हो जाएगा। बेटा जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं, टेंशन मत लो। याद ध्यान दो, तुम ज्यादा मजा ले रहे हो यार आजकल तुम। खैर इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव आप हर एक का एक ही था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कांग्रेस का समर्थन, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन, कोऑर्डिनेशन ऑफ कांग्रेस इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ कांग्रेस इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। भाई द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से समर्थन की जरूरत यहां पर थी। ठीक है चलिए, बात हुई कंप्लीट। हाँ बेटा दिशांत आराम से बेटा इसे पढ़ लें आप, है बहुत प्यार से। हाँ अब जो समर्थन की बात की जा रही थी, तो भाई अगस्त प्रस्ताव में ऐसा क्या कहा गया था, ये अगस्त ऑफर जो था इसके अंदर क्या कुछ कहा गया था ये बताइए। ठीक है, अगस्त ऑफर में क्या कुछ कहा गया था वो बताना है। देखो पहले तो ये कहा गया, कांग्रेस के लिए कहा गया कि यदि कांग्रेस वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारा, यदि कांग्रेस वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारा समर्थन करेगी, कौन कह रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर वो ऐसा करती है तो विश्व युद्ध की समाप्ति पर, विश्व युद्ध की समाप्ति पर हम उन्हें डोमिनियन बना देंगे, डोमिनियन बना देंगे। कहा गया यदि कांग्रेस, यदि कांग्रेस वर्ल्ड वॉर सेकंड में समर्थन करे, समर्थन करे, समर्थन करे तो युद्ध की समाप्ति पर डोमिनियन बनाए जाने की मांग पर विचार करेंगे। करे तो डोमिनियन, डोमिनियन बनाए जाने की मांग पर, जाने की मांग पर विचार करेंगे, पर विचार करेंगे। यहां थोड़ा सा फर्क है, इन्होंने ये कहा है कि हम विचार करेंगे, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम डोमिनियन बना देंगे, इन्होंने जस्ट कहा है कि हम विचार करेंगे। ठीक है, तो काइंडली इसको लिख लीजिए। ठीक है, कैन कंसीडर, वी विल कंसीडर, वी विल कंसीडर, वी विल कंसीडर द डिमांड ऑफ डोमिनियन, डिमांड
ऑफ डोमेनियन स्टेटस टू इंडिया, ऐसा कुछ इसमें कहा गया। पहला पॉइंट तो बेटा ये कहा गया था। दूसरा कहा गया भारत के लिए, दूसरा पॉइंट कहा गया भारत के लिए नए प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे, नए प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे, नए प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे, नए प्रशासनिक सुधार की बात की गई है। व्हाट इज डोमिनियन? बेटा अगले एक्ट में देख लेना प्रीत, अगले एक्ट में डोमिनियन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तब समझना। यहां पे क्या, भारत के लिए नए प्रशासनिक सुधार, तो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर इंडिया, इंडिया के लिए अलग से जो रिफॉर्म्स हैं उनकी कही जाने की बात भी की गई थी। तो इसके अंदर कई सारी इस तरीके की बातें जो है भैया करी गई हैं। लेकिन बात पता है क्या है, इंडियंस को अब ना तो डोमिनियन चाहिए था, इंडियंस चाह रहे थे कि ना तो अब उन्हें डोमिनियन चाहिए और ना ही उन्हें प्रशासनिक सुधार चाहिए, हम अपने आप कर लेंगे, ब्रिटिशर्स को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो इसी चीज की कंसीडरेशन की वजह से भारतीयों ने इसको ठुकरा दिया, भारतीयों ने इसको ठुकरा दिया, भारतीयों ने इसे ठुकरा दिया, इसे मना कर दिया, मना कर दिया। दैट मीन्स इंडियंस डिनाइड, इंडियंस डिनाइड, इंडियंस डिनाइड। इंडियंस ने क्या कर दिया भाई, डिनाई कर दिया है, इंडियंस ने पूरी तरीके से कर दिया है मना कि भाई ऐसा तो संभव नहीं है। अच्छा, इसी में नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था, नेहरू क्लेम्ड, नेहरू कौन है मालूम है ना आपको, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूं मैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी खास बात कही। नेहरू सेड कि दिस एक्ट इज ओनली न्यू स्टेटस ऑफ स्लेवरी, ये गुलामी का एक नया हथियार है, इससे हम फिर से गुलाम बन जाएंगे, इन्होंने ऐसा कहा। दूसरा इन्होंने एक और बात कही, जेएल नेहरू ने यहां पे क्लियर करते हुए नेहरू ने एक्सक्लेम किया कि भाई दिस एक्ट इज जस्ट एज डेड एज डोरनेल। इन्होंने कहा था अगस्त ऑफर is as dead as doornail। अगस्त प्रस्ताव पूर्णतः निष्क्रिय अधिनियम है। एज डेड एज डोरनेल का मतलब होता है कि इसका कोई काम नहीं है, जरूरत ही नहीं थी, बेमतलब की बातें हैं ये, ऐसा इसमें कहा गया था। तो कहा गया कि अगस्त प्रस्ताव पूर्णतः निष्क्रिय है, मतलब इसका कोई काम नहीं था, निष्क्रिय है, ठीक है। इट इज एज डेड एज डोरनेल, ये बात भैया यहां पर कह दी गई है, मेरे ख्याल से आप इसको याद रख लेंगे। जब आपको ये याद हो जाए तो भाई बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो और बताओ हिमांशु बेटा क्या दिक्कत है आपको, बताओ। ये सर ये दिक्कत है या जो भी दिक्कत है बताओ। लाइट बहुत ज्यादा लग रही है मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाइट है। ये ठीक है लाइट, वीडियो वगैरह क्लियर आ रही है आपको? विकास बेटा नाम तुम्हारा करेंगे किसी दिन डिस्क्राइब, है ना, है ना। हाँ, अब वो मैं खुद कह रहा हूं, ये लाइट ज्यादा है, इतना ज्यादा गोरा दिख के क्या फायदा है। ठीक है त्रिपाठी,
नोट करें आगे। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, देखो अगस्त ऑफर से तो कुछ हुआ नहीं, अगस्त ऑफर तो पूरी तरीके से हो गया फेल। अब क्या कहा जाता है ठीक है, अब क्या कहा जाता है कि भाई अब एक और अधिनियम भारत में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सच में ज्यादा है। एक बार ना मैं कम करता हूं लाइट को, मेरे ख्याल से मुझे भी ज्यादा लग रही है लाइट। अब मेरे ख्याल से माहौल ठीक है, इतनी लाइट भी पर्याप्त है भाई। दो दो लाइट, तीन लाइट, चार लाइट जली हुई थी, क्या फायदा इसका। चलो भाई आगे चल रहे हैं। अगला अधिनियम आप देखेंगे 1942 का क्रिप्स अधिनियम। 1942 का क्रिप्स अधिनियम, हेडिंग डाल लीजिए। 1942 क्रिप्स एक्ट, क्रिप्स एक्ट की बात करते हैं, क्रिप्स अधिनियम, क्रिप्स अधिनियम। अब क्रिप्स अधिनियम के बारे में हम बात करते हैं, मैं दोनों हाथों से लिख देता हूं एकदम। तो क्रिप्स अधिनियम जो था, जो हमें देखने को मिल रहा था, इसके बारे में याद रखना चलो रुक जाओ यार एक मिनट, मजे ले रहे हो तुम। दैट इज नोन एज क्रिप्स एक्ट। पूछा जाता है कि इसको किस ब्रिटेन के पीएम ने भारत में भेजा था। इस समय ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल ही था, विंस्टन चर्चिल ही था, विंस्टन चर्चिल ही था ब्रिटेन का पीएम। लेकिन भारत के अंदर जब ये एक्ट आया जब भारत के अंदर ये एक्ट आया तो इसमें क्या कुछ बातें कही गई थी। अच्छा वैसे इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था भाई इस एक्ट का? यानी उद्देश्य क्या था इस अधिनियम का? सर जी उद्देश्य, अगर मैं इस अधिनियम का आपको स्पष्ट करूं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो बड़े आसान शब्दों में मैं आपके लिए क्लियर कर सकता हूं इस बात को। बताइए कि भाई ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में कांग्रेस का समर्थन मिल जाए, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कांग्रेस का समर्थन, सीधी बात है। ये बात मैं बता चुका हूं सर, बार बार क्यों बता रहे हो जब एक ही बात है तो, ताकि आप समझ जाएं, सीख जाएं। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ये बात यहां पर कही गई थी। अब क्रिप्स अधिनियम जब भारत में आया तो इसके अंदर आपको, क्रिप्स अधिनियम जब भारत में आया तो इसके अंदर आपको कौन कौन सदस्य देखने को मिलते हैं, कौन कौन इसको भारत में लेकर आए, मेंबर्स कौन कौन आपको देखने को मिले, मेंबर्स आपको कौन कौन देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष एक अलग व्यक्ति था, अन्य सदस्य इसमें अलग थे। चेयरमैन इसमें अलग था, अदर मेंबर्स इसमें अलग थे। तो बताइए जी चेयरमैन इसके अंदर कौन था? चेयरमैन के नाम पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स आपको देखने को मिल जाएगा। अलग व्यक्ति जो है उनको समझिए। और इसी क्रिप्स की वजह से इसका नाम क्रिप्स एक्ट था। ठीक है, अदर मेंबर्स हैं एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्रिप्स अधिनियम के अंदर कही जाने वाली प्रमुख बातें क्या थी, इसमें क्या कुछ प्रमुख बातें कही गई, प्रमुख बातें इसमें क्या कही गई हैं, इंपोर्टेंट पॉइंटर्स आप बताइए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें बता दीजिए कि क्या कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे थे। सबसे पहले कहा गया कि क्रिप्स अधिनियम, अगर कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया, यानी अगर कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया तो हम भारत को डोमिनियन राज्य बना देंगे,
तो भारत को डोमिनियन राज्य बना देंगे तुरंत, डोमिनियन राज्य का दर्जा। नियन, अब यहां डोमिनियन क्या होता है अभी बताता हूं। डोमिनियन राज्य का दर्जा, दर्जा, ठीक है। इसका मतलब है कि डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, नियन स्टेटस टू इंडिया। डोमिनियन राज्य वो राज्य होते हैं जो अपने इंटरनल मैटर्स पर डिसीजन ले पाए। कोई भी देश होता है उसमें दो तरीके के डिसीजंस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर कोई अपने इंटरनल मैटर्स पर डिसीजन ले पा रहा है, इंटरनल मैटर्स पर डिसीजन, तो ऐसी स्थिति में वो राज्य कहलाएगा आपका डोमिनियन। अगर वो इंटरनल मैटर्स पर डिसीजन ले रहा है, एक्सटर्नल पे नहीं ले रहा है, तो भाई डोमिनियन है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे ले रहा है तो सॉवरन है, ठीक है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपने आंतरिक मामलों में खुद निर्णय ले पाए, वो डोमिनियन होता है। नेक्स्ट दूसरी बात कही गई कि भारत के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। दूसरी बात, भारत के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा। भारत के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा, इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इलेक्टेड मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन दिक्कत यह थी कि इसमें ब्रिटिश भी शामिल हो रहे थे और अध्यक्ष ब्रिटिश ही था। इसका अध्यक्ष व सदस्यों में ब्रिटिश भी थे, अध्यक्ष प्लस सदस्य, इन दोनों में ब्रिटिश भी थे। इसमें ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश भी शामिल थे, कहने का मतलब है इंडियंस तो थे ही, साथ में ब्रिटिशर्स भी थे। तो इंडियंस को पहली बात तो डोमिनियन राज्य का दर्जा बाबू कब चाहिए था? 1919 में चाहिए था। और क्योंकि अब 1919 से आगे का समय हो चुका है तो अब इनको यह स्टेटस नहीं चाहिए। अब इनका कहना है कि नहीं, हमें यह स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इनका एक और कहना था। क्या कहना था इनका? इनका कहना यह था कि जी हमें जो संविधान सभा चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, उसमें कोई भी ब्रिटिश अधिकारी ना हो। लेकिन बात यह आ जाती है कि ब्रिटिश अधिकारी तो शामिल होते ही होते, तो इसको भी भारतीयों ने ठुकरा दिया। इंडियंस डिनाइड क्रिप्स एक्ट, तो इसको भी इंडियंस ने ठुकरा दिया। इंडियंस डिनाइड क्रिप्स एक्ट, इंडियंस डिनाइड क्रिप्स एक्ट। भारतीयों ने क्रिप्स अधिनियम को समाप्त कर दिया, या फिर नहीं, अस्वीकार कर दिया। भारतीयों द्वारा अस्वीकार, भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब बात यह आती है कि भाई अगर अस्वीकार कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में क्या किसी ने कुछ कहा था? जी हां, दो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं। गांधी जी ने इसको लेकर एक बात कही थी, कि दिस इज पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स ऑफर को लेकर कहा था कि दिस इज पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, क्या कहा था? दिस इज पोस्ट डेटेड चेक। यह है, ठीक है, पूर्वकालिक तिथि का चेक है, पूर्वकालिक तिथि का चेक है। इसका कहने का मतलब है कि जो चीज आप आज दे रहे हो ना, ये हमें बहुत पहले चाहिए थी, ठीक है। चलो याद रखना। नेहरू ने भी लेकर कुछ कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि दिस इज पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक। उन्होंने कहा था
दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, अपॉन ए क्रैश बैंक। कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है एक क्रैश बैंक पर, ये पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक। और यहां क्रैश बैंक किसको कहा गया था? ब्रिटेन को कहा गया था। ठीक है, एक ऐसे बैंक का चेक जिसकी देय क्षमता इतनी नहीं है। तो ये कुछ बातें भैया क्रिप्स अधिनियम में कही गई, पर ये भी भारत में किसी काम नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम अगले अधिनियम की बात करेंगे, लेकिन आप पहले मुझे बताइए कि आपने नोट किया, आपको ये समझ में आया और कैसे हैं आप, ये बात बताओ। कुछ कहेंगे? यस सर, वाह बेटा, हो जाएगी निशु। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। लास्ट वाली लाइन को हिंदी में लिख दो बेटा, इंग्लिश में ही लिखनी है ये। पूर्वकालिक तिथि का चेक एक ऐसे बैंक द्वारा जिसकी देय क्षमता नहीं। हरियाणवी में तो बोलने लग रहा हूं लाडले, क्या दिक्कत है? आकाश केरा चा भाई है। कोई बात नहीं अवंते का। इसके बाद अब होता क्या है, इतना कुछ इंडियंस को ऑफर किया गया, लेकिन इंडियंस ने उन सभी चीजों को कर दिया डिनाई। इंडियंस का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो बिहारी स्टाइल में बोल दो। हाँ भाई, क्यों नहीं, बिहारी में। कैसन बा? ठीक है चलो। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बेटा मैं तांत्रिक नहीं हूं मनीष, ठीक है, तांत्रिक नहीं हूं मैं। हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे पढ़ के आपको सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन मेहनत आपके ऊपर है। आगे बढ़िए। इसके बाद होता क्या है, अब जो विश्व युद्ध चल रहा था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ जाता है। वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है 30 अप्रैल में, उसको समझना। क्या बोला मैंने? वर्ल्ड वॉर होता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक बड़ा ही खास इवेंट आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में कब से कब तक चला है? 1939 से लेकर 45 तक चला है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ी महत्वपूर्ण सी घटना आपको देखने को मिलेगी। अडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया। अडोल्फ ने कब सुसाइड किया था? अप्रैल में किया था, 30th ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर लिया। हिटलर कमिटेड सुसाइड, हिटलर कमिटेड सुसाइड, हिटलर कमिटेड सुसाइड, हिटलर कमिटेड सुसाइड। हिटलर भाई ने कर ली आत्महत्या। ठीक है, कहां का था ये? ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी का था, जर्मनी। ठीक है, तो यहां पे जैसा मैंने बताया हिटलर ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, आत्महत्या। अब जैसे ही इसने आत्महत्या करी, माहौल बदल गया पूरा। माहौल क्या बदल गया कि भाई जैसे ही हिटलर ने जर्मनी के यहां पे सुसाइड किया, तो इसके बाद जर्मनी ने और इटली ने सरेंडर कर दिया। इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा वो समझिए। जैसे ही हिटलर ने यहां पर किया है सुसाइड, उसका प्रभाव देखेंगे आप।
और जैसे मैंने बताया यहां पर, जैसे ही इसने यहां पर सुसाइड किया है तो जर्मनी और इटली ने, इन दोनों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बाबू सरेंडर कर दिया है। सरेंडर्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। भाई द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि हाँ भाई हम सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, याद रखना। अब भाई इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके जापान अभी भी अपना युद्ध लड़ रहा है। जापान इज स्टिल फाइटिंग देयर ओन वॉर, जापान अभी भी युद्ध लड़ रहा है, बट जापान इज स्टिल, बट जापान is still, but Japan is still fighting its war, still fighting its battle. जापान इज स्टिल फाइटिंग इट्स बैटल, जापान अभी भी अपना युद्ध जो है लड़े जा रहा है, जापान अभी भी युद्ध में है, अभी युद्ध में है, युद्ध में है। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे देशों के खिलाफ, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया या उसको यूएसएसआर बोलते थे के खिलाफ। तो जापान जो था वो इनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज यहां पे आपको थोड़ी सी देखने को मिलती है। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारत जापान की सहायता करे, ब्रिटिश नहीं चाहते थे, ब्रिटिश नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे कि भारत या इंडिया जापान की सहायता करे, चाहते थे कि भारत जापान की सहायता करे, की सहायता करे। तो मैटर ये था, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारत जापान की सहायता करे, इसलिए वो भारत में वेवल प्लान भिजवाते हैं। इसी रीजन से क्या होता है बापू, इसी रीजन से ब्रिटिशर्स को यहां देखने को मिलेगा 1945 वेवल प्लान, 1945 वेवल प्लान, 1945 का वेवल प्लान आपको देखने को मिला। वेवल प्लान आपको देखने को मिला, ठीक है, नोट करो। एक बच्चे का कहना है, सर क्या आपके पापा डॉक्टर है? जी हाँ, क्या करना है आपको बताओ? छोटा मोटा डॉक्टर तो मैं भी हूं। बताओ भाई, और बताओ क्या मौज चल रही है आपकी, मजे आ रहे हैं फुल? देखो मजे आने जरूरी है, फुल ही मजा आ जाएगा। है भाई? हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, दिशांत बेटा क्या मैटर है तुम्हें? तुम्हारा एक ही कहना है कि सर शब्द थोड़े बड़े लिखिए, शब्द थोड़े बड़े लिखिए, शब्द थोड़े बड़े लिखिए। बेटा अगर मैं शब्द बड़े लिखूंगा तो इस पेज पे इतनी थियरी नहीं आ पाएगी बाबू। और दीक्षांत, जो साहसी लोग होते हैं ना वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। आज तक मुझे याद नहीं है मैंने किसको कंप्लेंट की हो कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मुझे तो याद नहीं है मैंने किसी को कोई भी कंप्लेंट की हो। हाँ मुझे पता होता है कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, पर कंप्लेन करना तो कायरों की निशानी है मेरे लाल। वीर कंप्लेन नहीं करते हैं, सुधार करते हैं।
समझ गए? जिस दिन आपके अंदर वो वाली बात आ जाएगी उस दिन आपको बहुत सारी बात आ जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं और वेवल प्लान की बात करते हैं कि व्हाट इज वेवल प्लान। वेवल प्लान क्या है? वेवल प्लान का डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है। 1945 वेवल प्लान, 1945 का वेवल प्लान। अब वेवल प्लान का नाम वेवल प्लान क्यों था? सबसे पहली बात आती है कि इसका नाम वेवल प्लान क्यों है ना। चलो, इसका नाम वेवल प्लान क्यों है? पहली बात तो यही है, देखो क्योंकि जब ये भारत के अंदर लाया गया, ठीक है। सर आप गुस्सा कर, अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, कैसी बात कर रहे हो? गुस्सा मेरे स्वभाव में नहीं है, ठीक है। कभी सागर को देखा है गुस्सा करते? नहीं, गुस्सा नहीं करा जाता। हवा गुस्सा नहीं करती, वो सिर्फ अपने अपने हिसाब से बहती है, ठीक है। चलिए। अब वेवल प्लान की हम बात करते हैं। वेवल प्लान क्या था? इसको भारत में वाइस रॉय, इसको भारत में वाइस रॉय विस्काउंट वेवल के द्वारा लाया गया था। विस्काउंट वेवल के द्वारा लाया गया, विस्काउंट वेवल द्वारा लाया गया, वेवल द्वारा लाया गया। विस्काउंट वेवल द्वारा लाया गया। तो विस्काउंट वेवल जो थे उन्होंने इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया। इस समय क्या थे? वो वाइस रॉय थे। क्या थे? वाइस रॉय आपको देखने को मिल रहे थे। तो विस्काउंट वेवल का कहना है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेवल प्लान का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? समझिए, कितने तारीख को लाया गया था? 14 जून को लेकर आया गया था, 14 जून 1945। ऑब्जेक्टिव यह है कि भारत ब्रिटेन का साथ दे, ना कि जापान का। ठीक है, याद रखना। सर सागर में बड़े तूफान आवे हैं, जब सागर गुस्सा करे तो बेड़ा पाट जाएगा भैया, आपको भी है। हाँ तो अभी तुम्हें कहां हिलोरे दिख रहे हैं? यहां देख लो तुम पहले, ये एक्ट कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है, बाद में करेंगे बातें। इसका ऑब्जेक्टिव समझिए। इसका ऑब्जेक्टिव था कि भारत सरकार या फिर भारत के लोग, भारत वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान को समर्थन ना दे। समर्थन न दे। इंडिया मस्ट नॉट, इंडिया मस्ट नॉट coordinate with Japan in World War II. इंडिया मस्ट नॉट कोऑर्डिनेट विद जापान इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, चलिए, ठीक है सर जी। तो ऐसी चीज के लिए, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि हाँ ठीक है इसका उद्देश्य ये था, लेकिन इसके लिए जब कोई भी प्लान आता है तो उसकी एक नियत तय होती है कि उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं। तो इसके अंदर मुख्य बातें क्या कही गई थी, इसके अंदर प्रमुख बातें क्या कही गई थी, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या दिए गए थे? इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या दिए गए थे बताइए सर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि क्या कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहां पर दिए गए थे, बताइए सर। भाई सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पे दिया गया, काफी इंपोर्टेंट रहेगा, कि भारत में कार्यकारी सरकार का गठन होना। अच्छा, पहली बात इसमें ये कही गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को आजादी मिल जाएगी। कहा गया वर्ल्ड वॉर सेकंड की समाप्ति पर भारत को आजादी, इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट, इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट, इंडिया will be independent after World War II।
ये बात यहां पर कह दी गई भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भारत है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा भाई, अगर कोई भी सरकार को आप इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं नियर फ्यूचर या फिर फॉर फ्यूचर में, तो एक और चीज की उसके अंदर जरूरत होती है कि एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का बनना। तो कहा गया कि एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट भी हम लोग यहां पर बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, एक कार्यकारी सरकार का गठन, एक कार्यकारी सरकार का गठन, एक कार्यकारी सरकार का गठन, कि भाई हम एक कार्यकारी सरकार का गठन करने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, कैसी? कार्यकारी, एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का गठन, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का गठन जो है बाबू वो यहां पर करना पड़ेगा। अच्छा, यहां जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बनेगी, कि जो भाई एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है जिसका इधर गठन होना है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के गठन के लिए बहुत बहुत जरूरी कई अलग अलग प्रकार की बातें कही गई है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो एक कार्यकारी सरकार के गठन की यहां पर बात की गई है, इसके अंदर सभी भारतीय होंगे, लेकिन इसमें जो सेनापति होगा वो ब्रिटेन का होगा। तो कार्यकारी सरकार किस लिए होती है? ठीक है, ये सरकार ऐसी होगी आजादी तक के लिए। ठीक है, आजादी तक के लिए, आजादी तक के लिए ये गवर्नमेंट रहने वाली है। टिल इंडिपेंडेंस ये गवर्नमेंट रहने वाली है। टिल इंडिपेंडेंस, टिल इंडिपेंडेंस, टिल इंडिपेंडेंस ये गवर्नमेंट भाई रहने वाली है, कि भाई आजादी तक ही रहेगी। सभी भारतीय होंगे, बस इसमें सभी भारतीय होंगे, सभी भारतीय होंगे। कितने? 14, 14। लेकिन जो सेनापति होगा वो कौन होगा भाई? सेनापति, सेनाध्यक्ष जो होगा वो वायसरॉय होगा। लेकिन जो सेनाध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वायसरॉय। ब्रिटिश है, ऑब्वियस सी बात है, वो ब्रिटेन का है, वो ब्रिटिश होगा। मगर सर काफी इंटरेस्टिंग है, समझ गए सर? अच्छा, जब इस प्रकार की बातें कही गई कि वो एक कार्यकारी सरकार का गठन करेगा, 14 भारतीय होंगे, इसमें दो दिक्कत हो गई। ठीक है, क्या दिक्कत हो गई? कि इसमें पहली बात तो सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ कि भाई इसमें मुस्लिम लीग कितने छाटेगी और कांग्रेस कितने छाटेगी। मुस्लिम लीग कितने छाटेगी, कांग्रेस कितने छाटेगी, उसको लेकर बहुत तगड़ा डिस्कशन हुआ। एंड में तय होता है कि इसमें 7 मुस्लिम लीग छाटेगी और 7 जो है कांग्रेस पार्टी छाटेगी। अब ऐसा सुनने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यार ये आधे आधे करना थोड़ा हमें पर्याप्त नहीं लग रहा, इसको 8 और 6 पे कर देते हैं। तो वो नहीं माना गया। इसमें कहा गया कि जितने भी सदस्य होंगे वो आधे आधे होंगे, आधे मुस्लिम लीग छाटेगी, आधे इसमें कांग्रेस छाटेगी। इस बात को लेकर कांग्रेस थोड़ी सी परेशान थी, पर कांग्रेस एग्री कर जाती है। कांग्रेस पूरा समर्थन देती है, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस एक्सेप्टेड, समर्थन दिया, यानी कांग्रेस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर दिया भाई। दूसरी बात, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं वो हम छाटें। तो कांग्रेस पीछे हट गई और इस तरीके से प्लान फेल हो गया। ठीक है, चलो, मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग जो थी, इसने क्या काम करा भाई? इसने कहा कि सभी
मुस्लिम हम छाटेंगे, सभी मुस्लिम हम नियुक्त करेंगे। वी विल अपॉइंट ऑल मुस्लिम्स, हम नियुक्त करेंगे, नियुक्त करेंगे। और ये जो चीज है इसकी वजह से क्या हो गया, ये इस कारण यह विफल हो गया, इस कारण यह विफल हुआ, यह विफल हुआ। इट इज द रीजन ऑफ फेलियर। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता कि सारे मुस्लिम मुस्लिम लीग ही छाटती, तो इस परिस्थिति में मेरे बच्चे वेवल प्लान के बाद ही क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस मुस्लिमों के लिए नहीं है, कांग्रेस ये नहीं चाहती थी, इस वजह से प्लान फेल हो गया। थैंक यू सीमा स्वामी। लेकिन मैं एक बच्चे के बारे में बात करना चाहूंगा जिसका नाम है आशीष खन्ना। आशीष खन्ना वो पहला छात्र बना क्लास का जिसने क्लास में आकर ये कहा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बात है आशीष, मजा ही आ गया। आशीष बेटा कितनी देर हो गई है आपको क्लास में आए हुए? क्योंकि आपका नाम आज मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, पहली बार। इसका मतलब है कि आप मतलब जो शुरुआत से तो क्लास नहीं ले रहे, और अगर आप बीच में से क्लास ले रहे हो और तब आप ये कह रहे हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो सही नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए ना बाबू। रीजन क्या है कि जो इतने बच्चे क्लास में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो पीछे 10 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब उनको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आशीष खन्ना का तो अलग ही लेवल है। ये वही बच्चे हैं कि इनको क्या है कि इनको लगता है कि सिलेक्शन मैगी है, 2 मिनट में बना लेंगे। मेरे बच्चे अगर सिलेक्शन लेना इतना आसान होता ना, और कोई भी चीज समझना इतना आसान होता, तो हर किसी का समझ में आ जाता, हर किसी का सिलेक्शन हो जाता। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो खन्ना साहब के जैसे होते हैं। खन्ना साहब आते हैं 10 दिन में, अरे आज क्या है, कुछ नहीं है करने को, चलो क्लास लेते हैं। क्लास में पहुंचे, अरे सर समझ में नहीं आ रहा। सर क्यों नहीं आ रहा? मैं तो सर 10 दिन में आया हूं, मुझे क्या मतलब, मुझे समझ में आओ। बेटा आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रोज पढ़ोगे ना खन्ना साहब, तो आपको आ जाएगा, टेंशन मत लो। मैं कभी किसी के लिए ऐसे नहीं कहता और मैं तो खुद चाहता हूं कि आपका जो है सिलेक्शन जरूर हो और बहुत जल्दी हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए यार समझो आप, है ना। हाँ, आपका क्या है कि थोड़ी मेहनत करो। बीच में से आके कमेंट में लिखने से समझ में नहीं आता मेरे लाल, कमेंट में लिखने से समझ में नहीं आता। कमेंट में अगर आपने ये लिखा होता कि सर मुझे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट नहीं पता, तो मैं बताता। आपने लिखा होता सर जापान को समर्थन क्यों ना दे, मैं बताता। वाइसरॉय कौन होते हैं, फिर भी मैं बताता। समझ में नहीं आ रहा क्या होता है भाई। खैर कोई बात नहीं, अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो आप नई उम्र के युवा हैं, तो युवाओं से इस प्रकार की गलतियां अक्सर हो जाती हैं। कोई बात नहीं, कमेंट कर दो कम से कम, डरो मत, टेंशन मत लो, ठीक है और मेरे मन में किसी को लेकर कोई द्वेष भावना नहीं रहती कभी भी, ठीक है। आप मेरे लिए छात्र हैं और मैं चाहूंगा कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो। अच्छा, जो बात मैंने अभी आपको यहां बताई कि भाई वेवल प्लान आया था, वेवल प्लान में बहुत अलग अलग बातें जो है इधर करी जा रही है, लेकिन वेवल प्लान देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर वेवल प्लान एक्सेप्ट कर लिया तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की समाप्ति के बाद आजादी मिल जाएगी, क्लियर। कि सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन फेल हो गया ना वेवल प्लान, ठीक है, इट वॉज अनसक्सेसफुल। और क्योंकि ये अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक सर, कांग्रेस ने समर्थन क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि भारत जल्दी से जल्दी आजाद हो, इसलिए, ठीक है, इसलिए कांग्रेस ने समर्थन दिया। दौली भाई आगे देखिए, अब वेवल प्लान पर पुनर्विचार करने के लिए एक और समझौता हुआ। वेवल प्लान पर पुनर्विचार करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए एक और समझौता हुआ, एक और समझौता हुआ, ठीक है। एक और समझौता हुआ, ठीक है, या फिर करने के लिए एक और समझौता। रीडिस्कशन, रिकंसिडरेशन ऑफ वेवल प्लान, रिकंसिडरेशन ऑफ वेवल प्लान।
वेवल प्लान के लिए रिकंसिडरेशन यहां पर शुरू होता है। ठीक है, चलिए अब वेवल प्लान के लिए जो रिकंसिडरेशन हो रहा है ना मेरे भाई, ये होता है 25 जून को 1945 में। और इसको कहा जाता है भला, रिकंसिडरेशन को क्या कहा जाता है भला? शिमला अकॉर्ड, शिमला समझौता, शिमला समझौता, या इसको बोलते हैं शिमला अकॉर्ड, शिमला अकॉर्ड, शिमला समझौता है, शिमला अकॉर्ड इसको कहा जाता है। इसके अंदर 22 लोग थे। डेलीगेट्स कितने थे? डेलीगेट्स सदस्य 22 थे। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम इसके अंदर आपको अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिले। लेकिन यह भी विफल हो गया। अच्छा, इसमें वेवल भी शामिल थे, वेवल भी शामिल था, वेवल जो वायसरॉय था वो भी शामिल था, परंतु यह भी विफल रहा। मुस्लिम लीग की मांग के कारण यह भी विफल रहा। मुस्लिम लीग की सभी मुस्लिम सदस्य चुनने की मांग के कारण विफल रहा। सभी मुस्लिम सदस्य की चयन की मांग के कारण विफल, की चयन, सभी मुस्लिम सदस्यों के चयन की मांग के कारण विफल, चयन की मांग के कारण विफल रहा। अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ मुस्लिम लीग डिमांड। सर मुस्लिम लीग में जिन्ना था, हाँ जिन्ना का राइज हो चुका है। 1940 के बाद जो जिन्ना है वो फ्रंट फेस बन चुका है मुस्लिम लीग का। 1940 से पहले जिन्ना मुस्लिम लीग में इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा था, लेकिन 1940 के बाद मुस्लिम लीग में एक ही नाम था, दैट वाज मौलाना जिन्ना। ठीक है, मौलाना नहीं था, जिन्ना, जिन्ना था खाली। ठीक है, जिन्ना वाज जिन्ना, नॉट मौलाना। ठीक है, तो याद रखना, फेल्ड because of demands of Muslim League, because of demands of Muslim League। तो भाई ये कुछ यहां पर हुआ है। ठीक है, चलिए आज के लिए बेटे इतना ही। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो आगे इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर से आगे बढ़ेंगे, क्या होगा कैसे होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बता दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो बता दो। बाकी वो किंग्स ऑफ इंडिया नाम की जो सीरीज चल रही है ना मेरे भाई, वो जरूर देख लेना। इंस्टाग्राम जीतराना.77 पर आज बड़े महत्वपूर्ण राजा आने वाले हैं, बहुत मजबूत राजा हैं, वो आ जाएंगे। आप देखना शाम को ठीक 6 बजे। थैंक यू ओम प्रकाश, थैंक यू भाई। ठीक है, कल मिले हम। ठीक है भाई, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।